बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर 2015 का जो है वो चल रहा है और इसमें हम पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इफ़ एस इज़ द क्लोज सरफेस, एस हमारे पास एक क्लोज सरफेस है एंड वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक है, वो सरफेस जो है वो वी वॉल्यूम को इनक्लोज करती है। तो देन दिस इंटीग्रल इज़ इक्वल टू, ये सरफेस इंटीग्रल है और इसमें ये एक वेक्टर आर दिया गया है और एन जो कि नॉर्मल वेक्टर होता है इस सरफेस के डी एस के। तो इसको हमने बताना है ये किसके इक्वल होगा। क्या ये वी के इक्वल होगा, 2v के इक्वल होगा, 3v के इक्वल होगा या 4v के इक्वल होगा। तो इसमें से इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो सी है, यानी कि 3v के इक्वल होगा। इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 3v के इक्वल आएगा। किस तरह, इसको हम ये देखते हैं। अब ये देखें, आप लोगों ने गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो पढ़ा हुआ है। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या है। अब इसमें ये देखें, ये हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है और इधर जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो गॉस थ्योरम बेसिकली क्या करता है, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करता है और वॉल्यूम को सरफेस में लेके जाता है। मसलन ये हमारे पास जो वेक्टर ए है, ए डॉट एन डी एस, इसको डी एस वैक्टर भी कह सकते हैं। एन डी एस जो है ये डी एस वैक्टर है, क्योंकि जब भी आप किसी एरिया को डिफ़ाइन करते हैं तो नॉर्मल के साथ डिफ़ाइन करते हैं। ये एरिया है और एन इसका जो है वो क्या है, नॉर्मल है। डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक ये किसके इक्वल होता है, डेल डॉट ए डेफिनेटली एक स्केलर नंबर है इनटू डी वी, और इसका जो ट्रिपल वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये वो सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ए की जगह पे उसने आर दे दिया है, यानी कि जहाँ पे भी ए है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे। इधर आर को रिप्लेस कर दिया, इधर आर को रिप्लेस कर दिया। और ये तो हमारा क्वेश्चन है कि ये किसके इक्वल होगा। इधर हमें बेसिकली डेल डॉट आर की वैल्यू फिर चाहिए, और वेक्टर में आप डेल डॉट आर फाइंड कर चुके हैं कि वो किसके इक्वल होता है, वो 3 के इक्वल होता है। कैसे, ये देखें, डेल जो आपके पास है ये ग्रेडियंट है और इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के। और आर पोजीशन वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जनरली रिप्रेजेंट होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट एक्स से मल्टीप्लाई होता है, वाई का कोएफिशिएंट वाई से, और जेड का कोएफिशिएंट जो है वो जेड से मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम ये ऐसे करेंगे तो ये पार्शियल एक्स ओवर और ये एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ये वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सिमिलरली जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। अच्छा, अब जब आप इनके डेरिवेटिव्स लेते हैं तो क्योंकि ये सेम है, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स जो है 1 होगा, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई भी 1 होगा, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल जेड भी 1 होगा। तो ये 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 3 आ गया, 3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे और ये हमारे पास जो है वो डी वी आ गया। अब ये देखें, ये बेसिकली वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, v के। और इस तरह हमारे पास 3v जो है वो इसका आंसर आ गया, और सी ऑप्शन हमने टिक की थी तो ये ही करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। कौन सा, जिस तरह आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हैं। मसलन अगर आप जो है वो एक सर्कल के अंदर जो है वो क्या करते हैं, एक स्टोन को आप जो है वो क्या करें, एक रस्सी के साथ बांध के, धागे के साथ बांध के आप घुमाएं, तो ये देखें आपका हाथ जो है वो उसको स्टोन को सेंटर की तरफ जो है वो खींच रहा है, और जो आपके हाथ के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उसके अवे है। जो अवे है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये जनरेट होती है जब सेंट्रीपिटल फोर्स आती है, तो उसके अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जनरेट होता है। बहरहाल हमें जो वैल्यू बतानी है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या इसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा क्रॉस और के, या जो है ये पॉजिटिव के साथ है, और इधर जो है वो क्या है, हमारे पास ओमेगा डॉट है, इधर जो है वो डॉट है और इधर क्या था, क्रॉस था। ये इसके अंदर जो है फ़र्क है, और इधर जो है वो ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है,
पॉजिटिव है, ये इसके अंदर डिफरेंस है। और इधर ये देखें ये दोनों आर आ गए हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमने बतानी है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, तो वो स्टूडेंट्स ए के इक्वल होता है। अब हम ये देखते हैं ये कैसे ए के इक्वल होता है। बेसिकली ये जो टॉपिक बनता है ये हमारा टॉपिक है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो टाइम डेरिवेटिव्स इन ए रोटेटिंग फ्रेम है। यानी कि कोई भी रोटेटिंग फ्रेम है, फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो क्या है, कोई वेक्टर ए है जिसकी लेंथ फिक्स है और आप उसको किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ओरिजिन के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करेंगे तो किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो स्टूडेंट्स क्या है, ओमेगा है। अब अगर आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव होता है डी ए ओवर डी टी, और ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल होता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड ए। अगर हमारे पास ये हूँ आई जे के, ये यूनिट वेक्टर्स हूँ किस फ्रेम के अंदर, ओ फ्रेम के अंदर, और ओ प्राइम, जे प्राइम, के प्राइम ये हमारे पास ये भी यूनिट वेक्टर्स हूँ, लेकिन ये किस फ्रेम के अंदर हूँ, ये ओ प्राइम फ्रेम्स के अंदर हूँ। ये किसके अंदर हूँ, ओ प्राइम फ्रेम के अंदर हूँ। तो ईच ऑफ द प्राइम बेसिस वेक्टर्स रोटेट्स रिजिडली विद ओ प्राइम। ठीक है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि डी आई प्राइम ओवर डी टी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आई प्राइम के। अब यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर था उसकी हमने क्या कर दी, उस इक्वेशन के मुताबिक जो पहले हमने पढ़ी थी इसकी चेंज कर दिया। इसी तरह जो है वो हम जे के लिए कर सकते हैं, इसी तरह हम जो है वो के प्राइम इसके लिए कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लेते हैं और इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है ये दो रेफरेंसेस हैं, एक ओ और एक ओ प्राइम। तो वेक्टर ए जो है उसको इसके मुताबिक जो है वो लिखें ओ के मुताबिक, तो ये लिखा जाएगा ए आई आई प्लस ए जे जे प्लस ए के, और ये के डायरेक्शन में, और प्राइम वाले के साथ जो है वो प्राइम लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसको टाइम के मुताबिक डिफरेंशिएट करो तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास है। अब आप क्या करते हो, इसकी जगह पे, ठीक है, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ये जो फार्मूला है इसको यूज़ कर लेते हो। इसको क्या कर लेते हो, यूज़ कर लेते हो। तो जब ये यूज़ किया तो आपके पास जो है ये वाली इक्वेशन बन गई। एट दिस पॉइंट वो इंट्रोड्यूस सम न्यू नोटेशन, और यहाँ पे हम जो है वो एक न्यू नोटेशन जो है वो कहता है, डिनोट करते हैं ये ए डॉट से या डी ए ओवर डी टी से। अब यहाँ पे ये देखें जो ए डॉट है या डी ए ओवर डी टी है वो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब जो इसके अगर हम रेट की बात करें तो ये फिर दो चीज़ें, इसको अगर आप जो इससे पिछली वाली इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर जो है वो पुट कर दो, इसके अंदर जो है वो अगर आप इसको जो है वो पुट कर दें तो डी ए ओवर डी टी ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये डी ए ओवर डी टी जो है वो बनेगा, ये इसके इक्वल आएगा पुट करने से, प्लस वो जो बाकी रकमें थी वो ओमेगा क्रॉस ए के इक्वल आ जाएंगी। इसका मतलब देयर इज़ वन टर्म फॉर द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग एक्सिस एंड द सेकंड टर्म अराइजिंग फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द एक्सिस देमसेल्व्स। ठीक है, ये जो है वो ये जनरेट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, जनरेट होती है। हमने जो है वो बात करनी है किसकी, एक्सेलरेशन की। हमने जो है वो एक्सेलरेशन की बात करनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो मोशन से जनरेट होता है। तो हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम की बात करें तो हम वही जो इक्वेशन अभी ड्राइव की है उसको आगे हम जो है वो यूज़ करेंगे, और वो ड्राइव्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, यानी कि ये डी आर ओवर डी टी आया था। अब हम क्या करते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डी ओवर डी टी अगर हम जो है वो फाइंड करें तो अब यहाँ पे इसका हमने जो है वो क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। वेक्टर के अंदर जो है वो डेरिवेटिव आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी और एडिशन के लिए भी जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। पहले तो ये है कि एडिशन के लिए आप इस आर डॉट के साथ भी डेरिवेटिव लिख दें और इन दोनों के साथ भी डेरिवेटिव लिख दें। फिर इन दोनों के लिए जो है वो आप कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल को लगाओगे, तो उस बुनियाद पे आपके पास ये आगे जो है वो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, और इसको आप मज़ीद जो है वो लिखें। और ये देखें, अगर आप फोर्स की तरफ जाते हो
तो इस सेकंड डेरिवेटिव को अगर r से मल्टीप्लाई, ये एक्सेलरेशन है, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो f के इक्वल आ जाता है। f इज इक्वल टू क्या होता है ma, और a किसके इक्वल है d2r ओवर dt स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और ये कौन सी फोर्स है, ये टोटल फोर्स है, ठीक है ना, ये कौन सी है, टोटल फोर्स। तो ये जो हमारे पास m r स्क्वायर है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल फोर्स माइनस ये जो दो टर्म्स हैं ये इसमें से माइनस हो रही हैं। ये जो लास्ट में दो टर्म्स हैं राइट साइड पे, ये बेसिकली अपरेंट हैं, ये बाद में जनरेट होती हैं, या इनको अनर्शियल कहेंगे या फिक्टिशियस। फिक्टिशियस वो होता है जो एग्जैक्टली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जैसे ही मोशन ख़त्म होगी तो ये भी फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी, मोशन जनरेट होगी तो फोर्सेस जो है वो रहेंगी, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये जो है वो रोटेटिंग की वजह से हैं, एक्सेलरेटिंग की वजह से हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो टर्म है यानी कि माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर, माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल टर्म कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहलाता है, ये इसका सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। अगर m साथ होगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, और अगर m नहीं साथ लिखते तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा। तो हमने जो टिक किया था वो स्टूडेंट्स ये वाली जो है वो टर्म, इसको जो है वो वहाँ पे टिक किया था, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन इज, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की जो है वो यहाँ पे बात करनी है कि अगर दो पार्टिकल्स को रॉड के साथ अटैच कर दिया जाए कि तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होंगे, क्या उसके जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे और या 5 होंगे। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो बी है, यानी कि 3 होंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, यानी कि किसी की भी पोजीशन को जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों के पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट स्पेस के अंदर है, तो अगर वो स्पेस के अंदर है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हैं। एक पॉइंट अगर प्लेन के अंदर है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 हैं। एक पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है, लाइन पे फिक्स्ड है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है, यानी कि वो एक लाइन के अबाउट भी मूव कर सकता है। प्लेन वाला जो है वो एक्स और वाई यानी कि 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, और स्पेस वाला जो है वो 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। लेकिन जब हम 2 पॉइंट्स को लेंगे स्टूडेंट्स, अगर स्पेस के अंदर अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं तो फिर अलग-अलग जो है वो 6 उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बन जाते हैं। लेकिन जब दोनों को जो है वो हम कंबाइन करेंगे तो उनके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बनेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर एक अननोन है तो हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वो उस अननोन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 पॉइंट जो है वो स्पेस के अंदर हों तो उसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो किसके मतलब है, ये हमारा ये रिजिड रॉड के साथ 2 पार्टिकल्स जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। क्या है, तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स दैट डिफाइंस द कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट। तो ये मैंने बात की। अब ये देखो ना, ये एक पॉइंट है, इसके 2 हमारे पास x1 और y1 है, और ये इसके क्या हैं x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर हम डिस्टेंस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करें, क्या करें, डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करें, तो आप क्या कर सकते हो, अगर एक अननोन है तो उसकी वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। मसलन ये एग्जांपल के तौर पे ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हूँ 2 1 और बी के हूँ x2 2, तो आप डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर लगा के आप क्या फ़ाइंड कर सकते हो, x2 फाइंड कर सकते हो। जब आप x2 फाइंड कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो फिर क्या हैं, 3 हैं, क्योंकि चौथा जो है उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फाइंड किया जा सकता है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। तो इसलिए जो हमारे पास इसके जो 4 की बजाय जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं वो 3 रह जाते हैं, और 3 को ही हमने वहाँ पे क्लिक किया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, द सेंट्रॉयड ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस इज।
अब सेंट्राइड क्या होता है, जहाँ पे मीडियन जो हैं वो किसी भी फिगर के कट करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्राइड कहते हैं। और सेमी सर्कुलर रेडियस जो है, सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस ए, एक सेमी सर्कुलर है उसका जो जिसका रेडियस जो है वो ए है, ठीक है, उसके सेंट्राइड की बात हो रही है। क्या हो रही है, उसके सेंट्राइड की बात हो रही है। और वो क्या है, 2a/π होता है या 4a/π होता है या a/π होता है या a/2π होता है। इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो ये स्टूडेंट्स ए ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है। इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि इसका सेंट्राइड जो है वो क्या होता है, 2a/π के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपकी बीएससी की मैकेनिक्स की बुक के अंदर भी मौजूद है, वहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी एमएससी की बुक से भी जो है वो फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने इसके जो है वो सेंट्राइड के ये कुछ शेप्स के फार्मूले थे एक ही पेज के ऊपर, तो वो मैंने बता दिए कि सेंट्राइड ऑफ द कॉमन शेप्स ऑफ द लाइंस हैं। मसलन इसमें सेंट्राइड में डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और बाकी इसकी जो है वो लेंथ की बात की गई है। जैसे हमें जो है वो हमें कौन सी जो है वो चाहिए, ये वाली सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, क्या सेमी सर्कुलर आर्क, ये जो है इसका सेंट्राइड चाहिए। और ये देखें इसका सेंट्राइड स्टूडेंट्स किस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका सेंट्राइड वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 2r/π है। अगर r हमारा a के इक्वल होगा तो ये 2a/π आ जाएगा। तो यही हमने जो है वो वहाँ पे इसी को करेक्ट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और ये कम्प्लेक्स एनालिसिस से है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या किया गया है कि ये जो लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z/z, z का मतलब जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया गया है। अगर कॉन्जुगेट हो और नीचे जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, तो क्या इसकी जो है इसकी लिमिट किसके इक्वल होती है, वो क्या कहता है कि इसकी लिमिट क्या 1 + i/1 - i की इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, या -1 के इक्वल होती है। इसमें से हम चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो बतानी है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो सी है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसके लिए हम जो है वो इसको फाइंड भी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बुक में से जो है ये मैंने एग्जांपल ली है और उसमें ये नो लिमिट जो है वो प्रूव किया हुआ है। अब इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि z/z है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो z/z है, तो एक ही बात हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, z को क्या लिखा जा सकता है x + i/y और z को क्या लिखा जा सकता है x - i/y, क्योंकि बार जो है वो इसका मतलब होता है इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट से आयोटा किस में चेंज हो जाता है, -i के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। हमने ये प्रूव करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन वो यूनिक होती है। आप किसी भी डायरेक्शन में लिमिट फाइंड कर लें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट फाइंड कर लें, रियल एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट फाइंड कर लें, इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट फाइंड कर लें, तो लिमिट सेम आनी चाहिए अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर लिमिट्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगी। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है वो रियल एक्सिस के ऊपर बात कर लेते हैं। रियल एक्सिस के ऊपर बात करेंगे तो y को क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा x, नीचे भी x, तो ये आ जाएगा x/x और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। जब आप इसकी लिमिट लेंगे z अप्रोचेस टू 0 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस की तरफ चले जाते हैं। इमेजिनरी एक्सिस के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू को 0 कर दोगे, यानी कि ये जो x है ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास i/y -i/y आ जाएगा। ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो जब आप लिमिट फाइंड करोगे z अप्रोचेस टू 0 तो वो आप देखोगे इसकी लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी। अब क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो जब हम रियल एक्सिस के अलॉन्ग गए तो इसकी लिमिट 1 थी, इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग गए तो इसकी लिमिट -1 थी, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट्स जो हैं वो एक दूसरे से एग्री नहीं करती when z अप्रोचेस टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि z अप्रोचेस टू 0 डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो ये थे हमारे पास जो स्टूडेंट्स MCQs थे, और 10 तक जो MCQs हैं वो हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो आगे इसमें है
ये फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा है, तो इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, इनकी कम से कम सब की जो है वो एक एक वीडियो, टोपोलॉजी हो गया और आपका जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, वेक्टर एनालिसिस है, तो तमाम की कम से कम जो है वो एक एक वीडियो जो है वो लेक्चर्स की वो अपलोड कर दूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।